और 9 बज गए में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि यूपी के बलिया से आ रही है, जहां कल एसडीएम और सीओ के सामने ही सरेआम मर्डर किया गया। ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर चली, सैकड़ों लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस की माने तो इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बीती रात तो मुख्य आरोपी के घर पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो कि अब भी फरार है। पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंचे हैं। गोलीबारी पर मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कई पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं, इसके बावजूद अब तक आरोपी फरार है। एकदम ले रहा है सर। कहाँ बने? ना बने उस साइड। गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। बलिया में दरअसल कल हुई वारदात के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं। जिस वक्त पुलिस वालों की मौजूदगी में अधिकारी बैठक कर रहे थे, उसी वक्त आखिरकार क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ले रहा। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लाठी डंडे चले। एकदम ले रहा है सर। गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो। भगदड़ मची। वो काट के दे देंगे आपको। अफरा तफरी, चीख पुकार हो गया। इन खौफनाक तस्वीरों में वो सब कुछ है जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। यूपी के बलिया में दुर्जनपुर गांव में सरेआम ऐसी वारदात हुई कि हड़कंप मच गया। बड़े अफसरों की टीम के सामने ही गोलियों की बारिश कर दी गई और एक शख्स को मार डाला गया। जिस जगह पर हंगामा बरपा है, कोटे की दुकान के लिए बैठक चल रही थी। खुद एसडीएम मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद थे, तमाम पुलिस वाले भी थे, लेकिन मर्डर हो गया। गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो। यहाँ कई थानों की पुलिस मौजूद थी। इन सब के बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एकदम ले रहा है सर। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। घर वालों का आरोप है कि आरोपी दनादन गोलियां दाग रहे थे, फिर भी पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई थी और पीड़ित पक्ष के लोगों को मारपीट कर भगा रही थी। ले रहा। लेकिन गोलीबारी की गूंज जैसे ही लखनऊ पहुंची, पहला सरकारी एक्शन मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और कुछ पुलिस वालों पर हुआ।
फौरन सभी को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर में पुलिस वालों ने तोड़फोड़ कर दी। बाइक तोड़ दी, कार के शीशे तोड़ दिए गए। आजमगढ़ जोन के डीआईजी गांव में कैंप करने पहुंचे। वहीं पुलिस की 10 से ज्यादा टीमों ने 8 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गोली लग गया, किसी लोगों की लगी। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस। बलिया हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए इधर सर, देखिए। बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे इस वक्त बलिया से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस बात को लेकर वहां पर इतना बवाल मचा, फायरिंग हुई और यहां तक कि एक शख्स की जान चली गई। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि पुलिस ने जो आरोपी है उसे वहां से भगा दिया। देखिए बिल्कुल नेहा, ये जो मामला है दुर्जनपुर गांव का है, ये बलिया में स्थित है। और यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि एक कोटे की दुकान को लेकर के दो पक्षों के बीच में बात उठी थी। और बात सिर्फ इतनी थी कि पहचान पत्र को लेकर के उपलब्धता देनी थी, जिसको एक पक्ष दे पा रहा था, एक पक्ष नहीं दे पा रहा था। उसको लेकर के बहस शुरू हुई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हुई। और हाथापाई के बाद में वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरों में साफ है कि जिस आरोपी का नाम आ रहा है धीरेन्द्र प्रताप, उसने वहां पर गोलियां चलानी ताबड़तोड़ शुरू कर दी। और उसकी गोली से एक व्यक्ति घायल होता है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस वीडियो में वो साफ तौर पर मौजूद है, उसको देखा जा रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन बावजूद उसके वहां से फरार बताया जाता है और इस समय पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा है। कार्रवाई जो की गई है, निलंबन किया गया है एसडीएम सीओ के खिलाफ और जितने भी वहां पे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनके भाई का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासनिक अमला है, खासतौर पे पुलिस क्या महकमा, वो इन्हें बचाने में लगा हुआ है और ऐसे में वो सख्त कार्रवाई और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे पे दाग लग रहे हैं, हाथरस कांड में क्या हुआ और उसके बाद लगातार और भी इस तरह की वारदातों में पुलिस की लचर व्यवस्था और रवैया सामने आया है। कहीं ना कहीं यहाँ की घटना में भी एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी नेहा। जाहिर तौर पर सवालिया निशान पुलिस की भूमिका को लेकर, क्योंकि वीडियो में साफ हो रहा है कि जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, एसडीएम वहां पर खुद मौजूद थे, उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, सीओ भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद काफी देर तक ये बर्बरता चलती रही, गोलियां चलती रही, एक शख्स की जान चली गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी को फरार करने में पुलिस की भूमिका है। विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है मुख्य आरोपी। तो जिस वक्त बलिया में ये हंगामा हुआ, उसी वक्त पुलिस एक शख्स को पकड़ती है। फायरिंग में जिस शख्स की जान गई, उसका बेटा भी यही कह रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर ये आरोपी फरार हो गया। काट के दे देंगे आपको। ये तस्वीर देखिए, इसमें जो लाल टी शर्ट में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, दरअसल वही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले इसे पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर ये शख्स वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो वहां के स्थानीय विधायक का करीबी भी है। काट के दे देंगे आपको। एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। इसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
काट के दे देंगे आपको। जी, क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा था वो पकड़ा गया या वहाँ से नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वो पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? वो लोग नहीं रोक पाए। मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा आजमगढ़ रेंज के डीआईजी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पुलिस की भूमिका को लेकर सवालिया निशान है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोपी को भगाने में मदद की। ये कहां तक सही है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो ही चुकी है, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही दिखाई, और ये लापरवाही जानबूझ के की गई है या फिर धोखे में हुई या इसका फायदा आरोपी ने उठाया, ये जांच के दायरे में है। लेकिन जिस तरह की वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई आरोपी है जिसने वहां पे इस तरह से फायरिंग की, वो हाथ में आता है और वहां इतनी भीड़ भी नहीं है, तो अचानक फरार कैसे हो गया? यही कारण है कि पुलिस की भूमिका पर संदेह परिवार भी जता रहा है, और यहाँ तक कि आपने सुना बाइट में कि खुद प्रशासनिक अमला भी यही कह रहा है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या निलंबन ही इसका जवाब है? क्योंकि निलंबित करने के बाद में जांच होती है, और जांच के बाद जब निकलता है तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है वो वहीं का वहीं नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जो विधायक के साथ में नजदीकी बताई जा रही है इस आरोपी की, उसको भी लोग सवालों के घेरे में परिवार ले रहा है कि यही कारण है कि उसको इस तरीके का बचाव पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ निलंबन से इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, और वही दूसरी तरफ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि आरोपी फरार है। ठीक है, तो अगर आपके पास अभिषेक, तो बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, कुछ पुलिस वाले भी निलंबित किए गए हैं, लेकिन बलिया में बड़े अधिकारियों के सामने हत्याकांड को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। बीजेपी विधायक के साथ तस्वीरें सामने आने पर विरोधी पार्टियां उसे बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, लेकिन बीजेपी विरोधियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस वालों के हाथ मुख्य आरोपी तक पहुंचे थे, जो कि लाल टी शर्ट में दूर से दिखाई दे रहा है, और आसपास भीड़ भी नहीं है। ऐसे में सवालिया निशान इस बात पर कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, हालांकि पुलिस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा डीआईजी भी जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस की भूमिका पर संदेह है, और यही वजह है कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। और अब रुक करेंगे हाथरस मामले का, जिसमें सीबीआई सच को खंगालने में जुटी हुई है। सबूतों की तलाश में जांच एजेंसी अपनी सारी कवायद कर रही है। सीबीआई आज आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है, और जांच के तीसरे दिन कल सीबीआई ने आरोपियों और पीड़िता के परिवार वालों से पूछताछ की थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पहली बार हाथरस का वो चश्मदीद सामने आया है जिसका दावा है कि वारदात के बाद क्राइम सीन पर सबसे पहले वो पहुंचा था। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में उसने 14 सितंबर के कई बड़े खुलासे किए।
आप उस दिन क्या कर रहे थे और कितने बजे का वक्त था जब आप वहां पर पहुंचे और कैसे पहुंचे थे? मैं अपने खेत में न्याय काट रहा था। 8:30-9 का टाइम था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जब वहाँ पर मैं पहुंचा, किसकी चीखने की आवाज़? लड़की की। जब वहाँ पर मैं पहुंचा तो उसकी माँ, उसका भाई खड़ा हुआ था वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर से पहुंच गया था, जब वो खड़े हुए थे दोनों, उसके बाद उसका भाई वहाँ से चुप। तो जब कौन कौन खड़ा था और लड़की कहाँ पर थी? लड़की लेटी हुई थी, उसका भाई खड़ा हुआ था, उसकी माँ भी खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद वहाँ से बैग में लौटा, मतलब उसकी माँ को मैं लेवाने गया, वहाँ से बुला के लाया। जब मैं वहाँ जगह पहुँचा द्वारा, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे हमारे घर से हमारे बेटे बुला लाओ। किस बेटे को बुला लाओ? बड़ी वाली लड़के को। बड़ा वाला तो वहाँ पर खड़ा था ना पहले से? हाँ, वहाँ से वो निकल आया ना, लेवाने गया, वहाँ से वो निकल आया जब तक उसका भाई बड़ा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप खेत में थे और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी? यस, मैं अपने खेत में था, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वहाँ पर मैं पहुँचा, क्या स्थिति थी वहाँ पर? लड़की की स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी, उसके बारे में बताइए। वो मैं ज्यादा नहीं देखा, लेटी हुई थी, इतना ही देखा मैंने बस। क्यों आप नहीं देख पाए बहुत ज्यादा देर? मतलब क्या? मैंने देखा नहीं जाता, बस इतना ही देखा मैंने। उसकी माँ, उसका भाई खड़ा हुआ था, लड़की लेटी हुई थी, इतना ही देखा मैंने। चीख रही थी, मतलब करा रही थी? हाँ, जब करा रही थी, जब वहाँ पर मैं पहुँचा, जब भी करा रही थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं उसकी माँ को बुलाने गया। जब वहाँ पर मैं वापस लौटा, उसने की माँ ने कहा कि बेटे हमारे बेटे बुला लाओ। जब वहाँ पर मैं घर गांव में आया, मैंने उससे भाई से कहा, मेरी भाई तेरी बहन परेशान है। उसका भाई बोला कि हाँ आ जाऊँगा, जब 4-6 लोग आ जाएंगे जब। उसके बाद मैं अपने घर आया, अपने माँ से कही, मैंने भाई से कही। जब माँ पहुँचे जब तो वहाँ 4-6 लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद उसे उठा के ले गए थाने। आप जो कह रहे हैं अभी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सीबीआई भी आपसे ये पूछताछ करेगी, तो आप यही बात बताएंगे सीबीआई को? बताएंगे जी, बताएंगे। मैं एक बार फिर आपसे सीक्वेंस पूछना चाहता हूँ कि कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और किस तरह से आवाज सुनी, आप मौके पर पहुंचे? मैं तो अपने खेत में न्याय काट रहा था। जब मैंने आवाज सुनी, जब मैं वहाँ पर पहुंचा, उसकी माँ और भाई खड़े हुए थे और लड़की लेटी हुई थी। आपने क्या कुछ देखा कि आपका? बस मैंने इतना ही देखा कि माँ, उसकी माँ और भाई खड़े हुए थे, लड़की लेटी हुई थी। अच्छा। इतना ही देखा मैंने। चीन के राष्ट्रपति के उस भड़काऊ बयान की बात करेंगे जिसमें उन्होंने अपनी ही सेना को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। LAC पर जारी तनाव के बीच जिनपिंग ने एक बार फिर से युद्ध का राग अलापा है। इतना ही नहीं, चीन अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर आखिर क्या संदेश देना चाहता है। हिंदुस्तान के पड़ोसी चीन का दिलो दिमाग अपनी इन सैन्य तैयारियों की तस्वीरों को देखकर गदगद हो रहा होगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वीडियो गेम जैसी दिखने वाली इन तस्वीरों का असर न तो भारत पर होगा और न ही हिंदुस्तान के मनोबल पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे भारत और दूसरे पड़ोसियों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध का राग अलाप रहे हैं। दरअसल शी जिनपिंग दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में चीनी सेना के नेवी मरीन कॉर्प्स की तैयारियों का जायजा लेने गए थे और उसी दौरान चीनी राष्ट्रपति ने अपने अफसरों और सैनिकों से युद्ध के लिए 24 घंटे तैयार रहने का आदेश जारी किया। एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में
जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भले ही बड़ी चालाकी से अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, न ही LAC का जिक्र किया और न ही अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, लेकिन इशारा साफ है कि भारत के खिलाफ ये चीन की सीधी गिदड़ भभकी है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि चीन का कोई भी इरादा नहीं हमारी जमीन को छोड़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बड़े उसको पॉलिटिकल कंसेशंस ना दें। चीन चाहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे कि कल 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया, हिंदुस्तान उनको रोक दे। चीन कुछ और कंसेशन चाहता है, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ क्वाड में जुड़े, इसलिए वो चीन LAC पर पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं हाइट्स, हम लोग एक बहुत बड़े एडवांटेज में हैं। लेकिन अगर साथ में हम चाइनीज के जो फोर्स लेवल्स देखें, तो चाइनीज के जो फोर्स लेवल्स हैं और लद्दाख में जो हमारे ट्रूप्स हैं, तो उसमें चाइना कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज पे भी नहीं है कि वो अटैक कर पाएगा। तो चाइना पीछे हट क्यों नहीं रहा है? जब चाइना की मंशा नहीं दिख रही हटने की, तो उसका मतलब हम लोग यही निकाल सकते हैं कि चाइना इंडिया को इस जगह पर हम लोग के फोर्सेस को कुछ एंगेज करके रखा हुआ है। शी जिनपिंग के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स के जवानों की वीर गाथा सुनाई और दिखाई गई। वीडियो के बहाने चीन के पड़ोसियों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि युद्ध के हालात के लिए वो कितने मुस्तैद हैं। लेकिन जिनपिंग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर वो किसी भुलावे में ना रहे। शायद जिनपिंग लद्दाख के गलवान के जख्म को भूल गए हैं। शायद जिनपिंग लद्दाख में LAC पर मिली बेइज्जती को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, जिनपिंग ये भूल गए हैं कि ये 2020 का भारत है जो शांति पसंद है, लेकिन आंख दिखाने वालों की आंख निकालने का भी जिगर रखता है। आज तक आखिर चीन गीदड़ भभकी क्यों दे रहा है? क्यों चीन भारत को बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है? वजह एक नहीं कई है, क्योंकि चीन चौतरफा घिरता जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि अब तो ताइवान की भी चीन को आंखें दिखा रहा है। भारत और चीन के रिश्ते यूं तो शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से संबंधों में तलखी सबसे न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची है। खासकर लद्दाख में LAC पर गलवान इलाके में झड़प के बाद। जब से गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी है, तब से चीन बौखलाया हुआ है। उसी के बाद से चीन भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा वॉर में उलझा हुआ है। चीन चाहता है कि उसकी लगातार गिदड़ भभकी से हिंदुस्तान डर जाए, सहम जाए, जो नामुमकिन है। दरअसल चीन के बौखलाहट और खिसियाहट की कई वजहें हैं। दक्षिण पश्चिम में भारत चीन पर बीस पड़ रहा है। चीन की लगातार कोशिश के बाद भी भारत उसे बराबर से ज्यादा की टक्कर दे रहा है, तो वहीं चीन के दक्षिण पूर्व में छोटा सा देश ताइवान उसे आंख दिखा रहा है। चीन हमेशा से ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहा है, लेकिन ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर चीन को झन्नाटेदार जवाब दिया, दफा हो जाओ। कोरोना वायरस के जनक देश चीन के पीछे अमेरिका भी पड़ चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है और कहा कि कोरोना पर अपना झूठ छिपाने के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अमेरिका ने तिब्बत को लेकर अलग से स्पेशल US कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करके चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हालांकि हिंदुस्तान के रुख का ताइवान ने दिल खोलकर स्वागत किया है। This is a situation that we have been facing for decades, but in the last few years, the situation has been getting more serious than ever. The Chinese are using their economic clout and also their political power to pressure other countries. The Chinese seems to be threatening the Indian press not to report about Taiwan's National Day. But India, to us, is just a big democracy, and we are very happy to see that the Indian press and the Indian friends disregard the Chinese pressure, and they celebrated our National Day with us. हालांकि भारत के प्रति ताइवान के इस सम्मान को देखकर चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा होगा, लेकिन इससे ज्यादा उसके बस में अब कुछ है भी नहीं। गलवान वाली झड़प के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को इशारों में अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब जब ड्रैगन फुफकारने की कोशिश करेगा, उसकी आग तुरंत बुझा दी जाएगी। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया।
मानवता को विनाश करने का प्रयास। चीन ऐसा ही प्रोपागेंडा वीडियो पहले भी कई बार जारी कर चुका है, जहां वो खुद अपनी तैयारियों की तस्वीरों को देखकर मन ही मन खुश होता रहता है। वो ये भूल जाता है असल जंग युद्ध के मैदान में लड़ी जाती है, न कि वीडियो गेम में। पड़ोसियों से अपने खराब रिश्तों की आड़ में चीन भूल जाता है कि भारत के खिलाफ उसकी एक हिमाकत उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार के सियासी घमासान की करेंगे, जहां चुनाव प्रचार तेजी से किया जा रहा है। कल सोनपुर में तेज प्रताप यादव के ससुर और जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय की चुनावी सभा में एक हादसा हुआ। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उनका मंच भरभराकर गिर पड़ा। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी भी इस चुनाव प्रचार के दौरान वहीं मौजूद थे। चंद्रिका राय को माला पहनाने की होड़ में यह हादसा हुआ। एक साथ मंच पर कई लोग चढ़ गए, जिसके बाद ये मंच ही नीचे आ गया। विजय बनाने का काम को भारी मतों से विजय बनाने का काम को भारी मतों से विजय बनाने का काम को भारी मतों से विजय बनाने का। कहा जा रहा है कि माला पहनाने की वहां पर दरअसल होड़ मच गई थी, जिसके चलते एक साथ कई लोग मंच पर आ गए। मंच मजबूत नहीं होने की वजह से नीचे भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चंद्रिका राय की ये चुनावी रैली चल रही थी, जिसमें राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान की अब बात करेंगे, जिसका एक बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सफेद झूठ बोला कि भारत ने बातचीत की पेशकश की है। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया और साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देगा, तब तक उसके साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं। जब जब पाक के हुक्मरान मुसीबतों से घिरते हैं तो उनको याद आता है हिंदुस्तान। जब जब पाक में सत्ता के सिरमौर अंदरूनी मोर्चे पर झटके खाते हैं तो उगलते हैं भारत के खिलाफ जहर। और जब जब पाक मुंह की खाता है तो उतर आता है प्रोपागेंडा पर। एक बार फिर पाक का झूठ बेनकाब हुआ है। एक बार फिर ये सच सामने आया है कि ये कमजोर पड़ोसी मुल्क कैसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। अब पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ा झूठ फैलाया जा रहा था कि भारत ने बातचीत की पेशकश की है। भारत ने बिना देर किए एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर दिया है। पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार एक्सपोज। भारत का नाम लेकर पाक ने फैलाया प्रोपागेंडा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान पर भारत ने साफ कर दिया कि भारत ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान को बातचीत का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ ने गलत बयानी की है। पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है ताकि अंदरूनी नाकामी से ध्यान भटका सके। पाकिस्तानी एनएसए का बयान तथ्यहीन है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देगा, उसके साथ बातचीत का माहौल नहीं बनेगा। भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के सलाहकार ने दावा किया था कि भारत ने बातचीत की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने कोई ब्यौरा देने से इनकार कर दिया था। इसी से साफ हो गया था कि वो कुछ छुपा रहे हैं और अब ये सच सामने आ गया है। यूसुफ ने ये भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन एक आंतरिक मामला नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र का मामला है। हालांकि 5 अगस्त को भारत ने जिस तरह से धारा 370 को हमेशा के लिए दफन किया, उसके बाद दुनिया के रुख से साफ हो गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। ये दुनिया ने जान और मान लिया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का प्रदूषण पराली की वजह से है या फिर वजह कुछ और है? दिल्ली के धुरंधर इसी बात पर दंगल किए जा रहे हैं कि कोरोना संकट और प्रदूषण के डबल कहर से निपटने का एक्शन प्लान क्या है, ये तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन संकट का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है, ये सबने तय कर लिया है।
दिल्ली हाँपने लगी है, दिल्ली खांसने लगी है। कोरोना की दहशत के बीच बढ़ता प्रदूषण दिल्ली को थरथराने लगा है, लेकिन दिल्ली के कर्ता धर्ताओं में इस बात पर बहस छिड़ी है कि जिम्मेदार कौन है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार पराली है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि पराली नहीं, दिल्ली खुद जिम्मेदार है। पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले, लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के सीएम ने सवाल दाग दिया कि प्रदूषण तो अचानक बढ़ा है, तो फिर दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हो गया? नकारने से काम नहीं चलेगा। अगर पराली सिर्फ 4% जिम्मेदार है, तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण स्तर अचानक क्यों बढ़ा? पहले तो दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सुबह के बयान पर घिरने के बाद केंद्रीय मंत्री ने शाम होते होते सफाई जारी कर दी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का 4% असर होने का आंकड़ा इसी हफ्ते का है। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर ये 4% से 40% तक पहुंच जाता है। पराली और प्रदूषण की ये जंग सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार चल रही है। कोर्ट ने बार बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर इस समस्या का हल निकालने की नसीहत दी है, लेकिन हल कितना निकला, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। कहने को तो बहुत सरकार कहती है, किसी को मिला है? आज तक किसी को नहीं मिला। कोई भी सहूलत नहीं मिली है। किसी का दिल करता है जलाने के लिए? ये तो मजबूरी है। 2000 रुपया बोलते ना, अब किसान को तो 1000 रुपया भी देंगे ना, तो लेबर से कटवा के कुछ ना कुछ करेगा इसका, लेकिन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं दे रही। लेकिन ये जो कदम पानी जब नाक तक आ गया तो दिल्ली में आनन फानन वाला एक्शन दिखने लगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। धुंध और धूल हटाने के लिए जगह जगह वाटर गन तैनात की जा रही है, लेकिन सुई घुम फिर कर वहीं अटकी जा रही है कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर टोपी ट्रांसफर के इस खेल के बीच दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कोरोना से पहले ही जान नहीं छूट रही, अब सर्दी और प्रदूषण के साथ वायरस की डबल मार से कैसे निपटे। काफी मुश्किल है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो ये तो है ही है। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो क्या है कि आज की नहीं तो काफी टाइम से, अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा होने लग गई है, तो ये तो हर बार का ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉल्यूशन से बचें, बट दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करनी चाहिए। जितना लॉकडाउन के टाइम में मतलब पॉल्यूशन हमारा ठीक हुआ है, पॉल्यूशन लेवल गिरा है दिल्ली का, अब ये उसी लेवल पे आ जाएगा। ये तो तय ही है कि अगले 3 महीने तक देश की राजधानी एक ऐसा गैस चेंबर बन जाएगी जिसमें जहरीले धुएं के साथ साथ खतरनाक वायरस भी होंगे। तो फिर ये भी तय है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, दिल्ली वालों के फेफड़ों को छलनी होने से बचाने का मादा किसी के पास नहीं है। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।